ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 92। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि अपनी जान बचाकर भागते हुए युनचे को पता चला कि वैली के चारों तरफ सी ऑफ डेथ नाम का 1500 किलोमीटर का लावा है जो बहुत खतरनाक है। जैसे ही लिटिल डीमन एम्प्रेस ने यह बताना खत्म किया तभी एक आवाज आसमान से सुनाई दी, हे प्रिंसेस का ये वाकई उतनी ही होशियार हैं जितना इस ड्यूक ने सोचा था। आपका प्लान भी वही है जो इस ड्यूक का है। युनचे अचानक रुक गया और सामने देखा। लगभग 100 मीटर आगे स्पेस अजीब तरह से डिस्टॉर्ट हो रहा था और उस डिस्टॉर्ट होते स्पेस से ड्यूक मिंग बाहर निकला। उसके पीछे ड्यूक हुआई था। अब आगे ड्यूक हुआई एक अजीब हंसी के साथ लिटिल डीमन एम्प्रेस को देखकर बोलता है, क्यों लिटिल डीमन एम्प्रेस, हालत खराब लग रही है। तुम्हारी हार्ट वेसल टूटी है और सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके हैं। काफी दर्द हो रहा होगा, है ना? मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, पर जब मेरे रॉयल फादर ने एक्शन लिया तो तुम भी कुछ नहीं कर सकी। ड्यूक हुआई पागलपन से हंसने लगता है। क्या तुम दोनों को लगा कि यहां से भाग सकते हो? इतनी बचकानी सोच। चलो भागो, देखते हैं कहां तक जाते हो। ड्यूक मिंग इतनी तेजी से उनके सामने आ गया कि युनचे भी हैरान रह गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। ड्यूक हुआई के ताने उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान ड्यूक मिंग पर था। तभी लिटिल डीमन एम्प्रेस के दिमाग में युनचे की आवाज गूंजती है, मुझे कस के पकड़ लो और कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। जब तक होश में हो बस पकड़े रहना। यही हमारे बचने की आखिरी उम्मीद है, मुझ पर भरोसा करो। सिचुएशन बेहद खराब थी। उनके सामने इल्यूजरी डीमन रेल्म का सबसे बड़ा खतरा खड़ा था। अकेले ड्यूक हुआई ही उन्हें मारने के लिए काफी था। ऐसे में बचने का कोई चांस नहीं था और युनचे के लिए तो यहां से निकलने का सोचना भी इम्पॉसिबल था। लेकिन न जाने क्यों लिटिल डीमन एम्प्रेस ने युनचे की बात मानी और उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। ड्यूक मिंग ने ऐलान किया कि अब डीमन एम्परर ब्लड लाइन का राज खत्म हो चुका है और उसका बेटा एम्परर हुआई नया रूलर बनेगा। ड्यूक हुआई बोलता है, रॉयल फादर, मुझे इनका अंत करने दीजिए। खासकर इस युनचे को, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं ताकि मेरे दिल की नफरत शांत हो। ड्यूक मिंग उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता है, तुम एक मिड स्टेज मोनार्क हो और एक ऐसे लड़के को मारने के लिए इतने बेकरार हो जिसकी स्ट्रेंथ और उम्र तुमसे इतनी कम है। तुम उसके सामने बुरी तरह फेल हुए हो। ड्यूक मिंग की बातों से ड्यूक हुए का शरीर अकड़ गया और उसने शर्म से सर झुका लिया। ड्यूक मिंग आगे बोलता है, नहीं, असली बात यह है कि उसने तुम्हारे दिल में एक डीमन पैदा कर दिया है और उस डीमन को खत्म करने का एक ही तरीका है, युनचे को अपने हाथों से मारो। ड्यूक मिंग आदेश देता है, मारो उन्हें। ड्यूक हुआई पलक झपकते ही युनचे के सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी, जैसे वो दो कीड़ों को देख रहा हो। वो कहता है, युनचे, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी लाश के टुकड़े कैसे करूं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। मैं जल्द ही इल्यूजरी डीमन रेल्म का रूलर बनने वाला हूं और तुम मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। चलो जहन्नुम में लिटिल डीमन एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करना। ड्यूक हुआई का चेहरा वहशी हो गया। उसने अपने हाथ उठाए और एक स्कल शेप्ड क्रिम्सन ब्लैक फ्लेम उसके सर के ऊपर बन गई, जो पल भर में 30 मीटर से भी बड़ी हो गई। इस हमले में ड्यूक हुआई ने अपनी लगभग 90% स्ट्रेंथ लगा दी थी। वो बड़ा सा फॉलन फ्लेम डेविल एक चीख के साथ सीधे युनचे की तरफ लपका। लिटिल डीमन एम्प्रेस की प्रोफाउंड एनर्जी उबली। वो अपनी चोट की परवाह किए बिना डिफेंड करना चाहती थी। तभी युनचे चिल्लाया, हिलना मत। जिस पल फॉलन फ्लेम डेविल उससे टकराने वाला था, युनचे अचानक घूमा और उस हमले को अपनी पीठ पर ले लिया, क्योंकि उसने सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर दिया था। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ ड्यूक हुआई का फॉलन फ्लेम डेविल फट गया। युनचे कई किलोमीटर दूर जा गिरा। दूर जाते उस फिगर को देखकर ड्यूक हुआई की मुस्कान जम गई और ड्यूक मिंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो बोलता है, क्या? एक मिड स्टेज मोनार्क के लगभग फुल पावर स्ट्राइक के बाद भी युनचे जिंदा था। भले ही उसका ऑरा बेहद कमजोर था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। वो अब भी लिटिल डीमन एम्प्रेस को पकड़े हुए ऐसी स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा था जो उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से मुमकिन नहीं थी। वो मरा नहीं। ड्यूक हुआई की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ड्यूक हुआई को क्या पता था कि युनचे के पास ड्रैगन गॉड की बॉडी और ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा का प्रोटेक्शन था, साथ ही आग के खिलाफ जबरदस्त रेजिस्टेंस भी। इसीलिए एक मिड स्टेज मोनार्क का लगभग फुल पावर अटैक भी उसकी जान नहीं ले सका। ड्यूक मिंग शांति से बोलता है, भले ही मरा नहीं, पर जख्मी तो बुरी तरह है। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हैरानी थी। जल्दी पीछा करो
और उन्हें मारो। युनचे ने अपनी एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को उसकी लिमिट तक पुश कर दिया। वो बुरी तरह जख्मी था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई। वो पहले से ही गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के किनारे पर थे। उनके ठीक नीचे खून जैसा लाल रंग का मंजर था। सी ऑफ डेथ, 10,000 साल से उबलता हुआ लावा का समंदर, 1500 किलोमीटर का सी ऑफ डेथ। लिटिल डीमन एम्प्रेस के हाथ पर एक गर्म लिक्विड गिरा। उसने देखा उसके दोनों गोरे हाथ पूरी तरह खून से लाल हो चुके थे। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें युनचे से मिलीं। युनचे के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। उस गर्म आवाज और हल्की मुस्कान में एक अजीब जादू था जो लिटिल डीमन एम्प्रेस की रूह को छू गया। युनचे हंसते हुए बोलता है, लगता है ना कि मैं काफी आउटस्टैंडिंग हूं। जैसे जैसे वो सी ऑफ डेथ के पास आ रहे थे, हवा की गर्मी 10 गुना बढ़ गई थी। उनके पीछे ड्यूक मिंग और ड्यूक हुआई तेजी से नजदीक आ रहे थे। जब वो सी ऑफ डेथ के ऊपर पहुंचे तो उनकी स्पीड साफ तौर पर कम हो गई। शायद वो समझ गए थे कि युनचे क्या करने वाला है। ड्यूक मिंग धीरे से कहता है, लगता है तुमने एक इज्जत की मौत चुनी है। युनचे की स्पीड भी धीमी हो गई और आखिर में वो रुक गया। उसने मुड़कर नहीं देखा। वो बोलता है, मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हारे बचने के कितने चांसेस हैं, लेकिन यही एक रास्ता है जिसमें कोई चांस हो सकता है। मुझे कस के पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। युनचे ने अपनी फिनिक्स फ्लेम से दोनों को लपेटा, जो लिटिल डीमन एम्प्रेस को बिल्कुल गर्म नहीं लगी। युनचे ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी हटा दी जो उन्हें हवा में रखे हुए थी। दोनों एक साथ सीधे नीचे सी ऑफ डेथ में गिर पड़े और उस खून जैसे लाल समंदर में डूब गए। सी ऑफ डेथ के ऊपर की हवा इतनी गर्म थी कि एक नॉर्मल ओवरलॉर्ड की प्रोफाउंड फ्लेम भी उसके आगे ठंडी लगती। हवा में घूम रहे फायर स्पिरिट से टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का ऑरा निकल रहा था, और कहते हैं कि इस समुद्र की गहराइयों में सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के फायर स्पिरिट्स भी पैदा होते हैं। ड्यूक मिंग और ड्यूक हुआई वहीं जमे के जमे रह गए जब उन्होंने बेबसी से युनचे और लिटिल डीमन एम्प्रेस को उस मौत के समुद्र में गिरते देखा। ड्यूक मिंग ने अपनी लंबी स्लीव्स लहराई और ड्यूक हुआई को अपने साथ स्पेस में ट्रैवल कराते हुए पीछे ले गया। एक ही पल में वो सी ऑफ डेथ के किनारे पर आ गए, क्योंकि ड्यूक हुआई जैसा पावरफुल इंसान भी वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। ड्यूक हुआई गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, उन्हें इतनी आसानी से मरने दिया। ये उनके लिए बहुत सिंपल मौत है। उसे इस बात से खुशी नहीं बल्कि अफसोस हो रहा था। वो युनचे और लिटिल डीमन एम्प्रेस को अपनी मर्जी से तड़पाकर मारना चाहता था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं, खासकर युनचे। भले ही युनचे उसकी आंखों के सामने मर गया था, लेकिन ड्यूक हुआई के सीने में दबे दिन भर की घुटन कम नहीं हुई। ड्यूक मिंग धीरे से कहता है, जब तुम उसे मार नहीं पाए तभी मैं समझ गया था कि वो यही रास्ता चुनेंगे। ड्यूक हुआई ने अपनी नाकामयाबी मानते हुए सर झुका लिया। ड्यूक मिंग उबलते हुए सी ऑफ डेथ को देखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, आज की ग्रैंड सेरेमनी बर्बाद हो गई, पर इसमें भी हमारा ही फायदा है। लिटिल डीमन एम्प्रेस मर चुकी है और युनचे का आना एक बोनस था। अब वो इस सी ऑफ डेथ में दफन हो चुके हैं, उनका कोई निशान तक नहीं बचेगा। अगर उनके पीछे कोई पावरफुल मास्टर या फोर्स है भी, तो वो इसका पता हम तक कभी नहीं लगा पाएंगे। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत हमारे क्लैन का साथ दे रही है। ड्यूक हुआई जोर से हंसता है, हाँ, ये किस्मत ही है। लिटिल डीमन एम्प्रेस मर गई। अब इस दुनिया में डीमन एम्परर का कोई वंशज नहीं बचा। अब से इल्यूजोरी डीमन रेल्म हमारा होगा। मुबारक हो रॉयल फादर। ड्यूक मिंग कहता है, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। लिटिल डीमन एम्प्रेस की मौत सिर्फ डीमन एम्परर के शासन का अंत है। तुम्हारे एम्परर बनने के रास्ते में अभी भी यून और मू फैमिलीज जैसी रुकावटें हैं, जिनको पहले से ही मेरे होने का शक है। ड्यूक हुआई कॉन्फिडेंस से बोलता है, आप चिंता ना करें रॉयल फादर। जब लिटिल डीमन एम्प्रेस जिंदा थी तब भी उनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। अब तो उनकी हिम्मत टूट चुकी है, वो खुद ही हमारे आगे सर झुका देंगे। तभी ड्यूक मिंग अचानक पलटा और दक्षिण की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोलता है, यून फैमिली और मू फैमिली के लोग आ रहे हैं। कुल 12 लोग। हम्फ, उनकी लाइनअप काफी है, लेकिन अफसोस बहुत देर हो गई। ड्यूक हुआई पूछता है, तो अब क्या करें? उनसे बचें? जरूरत नहीं। ड्यूक मिंग अपना हाथ उठाता है जिसमें डीमन एम्परर्स सील था। उसने समझाया कि इस सील की मदद से वो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली से बाहर निकल सकते हैं। यह सीक्रेट सिर्फ उन दोनों को पता था, क्योंकि आम लोग यही जानते थे कि इस वैली से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो सील से बाहर निकल गए तो सब यही मानेंगे कि ड्यूक हुआई यहां कभी था ही नहीं,
और उस पर कोई शक नहीं करेगा। ड्यूक हुआई की आंखें चमक उठी। ड्यूक मिंग सी ऑफ डेथ को देखते हुए कहता है, हमें 1 घंटे इंतजार करना चाहिए। ड्यूक हुआई हैरान था कि क्यों, आखिर सी ऑफ डेथ में गिरने के बाद जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। ड्यूक मिंग ठंडी सांस लेता है। यह युनचे बहुत अजीब है, तुम उसे अपनी पूरी ताकत से नहीं मार पाए। मुझे लगता है कि इस इंसान को नॉर्मल तरीके से जज नहीं किया जा सकता। मुझे उससे एक पल के लिए खतरे का एहसास हुआ था। दूसरी तरफ लिटिल डीमन एम्प्रेस ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ड्यूक मिंग के हाथों मरने से बेहतर था इस सी ऑफ डेथ में फना हो जाना। उसे अपने चारों तरफ उबलते हुए लावा और मौत का एहसास हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसे अपनी जिंदगी जाती हुई महसूस नहीं हुई। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। जब उसने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं तो एक जोड़ी चमकती हुई आंखें उसे ही देख रही थीं। युनचे मुस्कुराकर कहता है, हे, क्या तुमने सोचा कि तुम मर गई? उसकी नजर में युनचे के अलावा हर तरफ खून जैसा डार्क रेड कलर था। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, हर तरफ धीरे धीरे उबलता हुआ लावा था। वो इस वक्त पिघले हुए लावा की दुनिया में थे, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वो लावा उनके जिस्म को छू नहीं पा रहा था। उनके चारों तरफ 3 मीटर मोटी एक ब्राइट रेड फ्लेम की लेयर बनी हुई थी, जो उस अनंत लावा को उनसे दूर रखे हुए थी। ये क्या हो रहा है? लिटिल डीमन एम्प्रेस की आवाज ऐसी थी जैसे वो कोई सपना देख रही हो। युनचे ने दांत भींच रखे थे। उसके पास इविल गॉड की पावर थी, इसीलिए यह लावा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन लिटिल डीमन एम्प्रेस को बचाने के लिए उसे अपनी सारी ताकत इस बैरियर को बनाए रखने में लगानी पड़ रही थी। युनचे मुश्किल से कहता है, मुझे नहीं पता मैं कब तक टिक पाऊंगा। ड्यूक मिंग अभी भी बाहर इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम अभी नहीं जा सकते। अभी मेरा ध्यान तुम पर नहीं है। अगर तुम खुद ड्यूक मिंग से बदला लेना चाहती हो तो अपनी पूरी ताकत से अपनी वाइटैलिटी को लॉक कर लो। कम से कम जब तक मैं हार ना मानूं, तुम बिल्कुल नहीं मर सकती। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने युनचे को देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और मौत का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। उसने अपनी बची हुई सारी प्रोफाउंड एनर्जी को अपनी वाइटैलिटी बचाने में लगा दिया। तभी युनचे के दिमाग में जैस्मिन की आवाज गूंजी, बेवकूफ, तुम ग्रेट वे ऑफ द बुधा के बारे में कैसे भूल गए? इस मोल्टन लावा एनवायरनमेंट में एलिमेंट्स इतने एक्टिव हैं कि तुम्हारी रिकवरी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। युनचे की आंखें चौंधिया गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस जगह तो वो प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के स्पेशल स्टॉर्म से भी ज्यादा तेजी से नेचुरल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था। युनचे ने फौरन अपना ध्यान लगाया और उसके सर के ऊपर एक डल गोल्डन पगोडा घूमने लगा। अगले ही पल नेचर की एनर्जी एक तूफान की तरह उसके शरीर में समाने लगी। उसके सारे घाव ऐसी तेजी से भरने लगे जिस पर आंखें भी यकीन न कर पाएं। सभी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स जानते थे कि फायर का सबसे एक्सट्रीम ठिकाना एक वोल्केनो ही हो सकता है, लेकिन ये सी ऑफ डेथ, इल्यूजोरी डीमन रेल्म और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सारे वोल्केनोस को मिलाकर भी उनसे कई गुना बड़ा था। एक शक्तिशाली मोनार्क तक का चेहरा भी सी ऑफ डेथ का नाम सुनकर पीला पड़ जाता था। यह ऐसी जगह थी जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यहां फायर एलिमेंट की एक्टिविटी किसी भी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर की कल्पना से परे थी। युनचे ने जैसे ही लिटिल डीमन एम्प्रेस की हालत चेक की, उसने एक गहरी राहत की सांस ली। नॉर्मल हालत में अगर वो अपनी पूरी ताकत से ग्रेट वे ऑफ द बुधा एक्टिवेट करता, तब भी लिटिल डीमन एम्प्रेस की जिंदगी को बचाना मुश्किल था। लेकिन यहां नेचर एनर्जी 10 गुना ज्यादा रिच होने की वजह से वो न सिर्फ उसके घाव तेजी से भर सकता था, बल्कि उसकी जान भी बचा सकता था। भले ही उसकी लाइफलाइन टूट चुकी थी, जब तक उसे यहां की एनर्जी मिलती रहेगी, उसकी वाइटल एनर्जी का आखिरी हिस्सा भी नहीं बुझेगा। अब उसे अपनी या लिटिल डीमन एम्प्रेस की जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो अभी सी ऑफ डेथ छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा चांस था कि ड्यूक मिंग और ड्यूक हुआई बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। युनचे ने ध्यान लगाकर अपने आसपास देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो फायर से बनी एक दुनिया में आ गया हो, क्योंकि यहां एक्सट्रीम फायर एलिमेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स और इविल गॉड्स फायर सीड होने की वजह से युनचे का फायर एलिमेंट के साथ एक परफेक्ट कनेक्शन था। फायर कितनी भी ताकतवर हो, जब तक वो प्योर फ्लेम एनर्जी से बनी है, वो उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन इविल गॉड्स फायर सीड मिलने के बाद यह पहली बार था जब वो इतने इंटेंस फायर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया था। दूसरों के लिए यह सच में सी ऑफ डेथ था, लेकिन युनचे के लिए, जिसका फायर के साथ कनेक्शन परफेक्शन के करीब था, यह जगह एक जन्नत थी। युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रोटेक्टिव बैरियर के पार फायर के समुद्र में डाल दिया।
तुरंत उसके शरीर में सिर्फ हेवन एंड अर्थ की एनर्जी ही नहीं, बल्कि बेहद रिच और थिक फायर एनर्जी भी घुसने लगी। जैसे ही उसने अपना हाथ अंदर डाला, वो एनर्जी उसके प्रोफाउंड वेन्स की तरफ खींची चली आई। ये एक अजीब सा अद्भुत एहसास था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन जिस चीज ने युनचे को सच में हैरान किया वो ये था कि फायर एनर्जी बिना अपनी पोटेंसी खोए उसके प्रोफाउंड वेन्स में समा रही थी और उसके प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में हल्का सा लेकिन साफ महसूस होने वाला बदलाव ला रही थी। यहां की फायर एनर्जी सीधे अब्सॉर्ब होकर प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में बदल सकती थी। यह तो बिल्कुल आउटरेजस था। इस प्रोसेस में ना कोई साइड इफेक्ट था, ना कोई रिस्क। युनचे ने बैरियर को सिर्फ लिटिल डीमन इंप्रेस के चारों तरफ रखा और अपने आधे शरीर को फायर के समुद्र में डुबो दिया। फौरन फायर की अनगिनत धाराएं उसकी तरफ ऐसे खींची चली आईं जैसे उन्हें कोई चीज खींच रही हो। वो उसके जिस्म के हर कोने में समा गईं। धीरे धीरे उसे अपना पूरा जिस्म और यहां तक कि अपनी सोल भी एक गर्माहट में लिपटी हुई महसूस होने लगी, जैसे वो खुद एक फायर स्पिरिट बन गया हो। युनचे इस वक्त बेहद खुश और हैरान था। उसने अपनी 10% कॉन्सेंट्रेशन लिटिल डीमन एम्प्रेस के आसपास बैरियर मेंटेन करने में, 10% उसके शरीर में एनर्जी डालने में और बाकी 80% उस सी ऑफ डेथ की बाउंडलेस थिक फायर एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लगा दी। जैस्मिन चुपचाप युनचे की सारी हरकतें देख रही थी। उसकी आंखों में लगातार हैरानी चमक रही थी। काफी देर बाद वो धीमी आवाज में बड़बड़ाई, तो कहानियां सच थीं। ये सी ऑफ डेथ इस प्लेन पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इसने इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स की हेवन डिफाइंग एबिलिटी को ट्रिगर कर दिया है। ये दुनिया का सबसे शेमलेस कल्टीवेशन मेथड है। इससे पहले इसलिए ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि जिन फ्लेम्स के कांटेक्ट में वो आया था उनका लेवल काफी नहीं था। अगर वो किसी दिन फ्लेम गॉड रेल्म पहुंच गया और उस एंशिएंट गॉड बरिंग इन्फर्नो प्रिजन में घुस गया। जैस्मिन ने कोई आवाज नहीं की ताकि युनचे डिस्टर्ब ना हो। वो बस उसके जिस्म में हो रहे हर बदलाव को खामोशी से देखती रही। सीन चेंज होता है। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के ब्लू विंड नेशन के नॉर्थ में दूर दूर तक बस बर्फ की सफेद चादर फैली हुई। ग्रीन कपड़ों में 50 साल का आदमी बोलता है, तो यह है स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड और नफरत साफ दिख रही थी। अगर यंग मास्टर का ऑर्डर ना होता तो मैं इस घटिया जगह पर कदम भी नहीं रखता। उसके साथ खड़ा एक पर्पल कपड़ों वाला बुजुर्ग शांत आवाज में बोलता है, यह तुम्हारा ब्लू विंड नेशन में पहला कदम है ना? यह 20 लोगों का एक ग्रुप था जिनके लीडर वो ग्रीन क्लोथ्ड मैन और पर्पल क्लोथ्ड सीनियर थे। उनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं था, लेकिन हैरान करने वाली बात उनसे निकलने वाला प्रोफाउंड ऑरा था। दोनों लीडर्स टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के थे और उनके सबसे कमजोर साथी भी लेवल 8 थ्रोन थे। ब्लू विंड नेशन का सबसे ताकतवर इंसान लिंग त्यानी सिर्फ एक लेवल 6 थ्रोन था। यहां मौजूद कोई भी आदमी उससे कई ज्यादा शक्तिशाली था। पर्पल क्लोथ्ड सीनियर कहता है, मिशन पूरा होने के बाद नजारे देखने का बहुत समय मिलेगा। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड इसी बर्फ के रीजन में है। हमें बस सिया किंग्यू नाम की लड़की को ढूंढना है और यंग मास्टर को रिपोर्ट करना है। ग्रीन कपड़े वाला आदमी आगे देखकर मुस्कुराता है जिस दिशा में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड था। वो कहता है, मैंने सुना है कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ब्लू विंड नेशन की 4 ग्रेट पावर्स में से एक है, जहां सबसे स्ट्रांग लोग सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के हैं। यंग मास्टर हमें इतने मामूली काम के लिए क्यों भेज रहे हैं, समझ नहीं आता। पर्पल कपड़े वाले बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो समझाता है, यंग मास्टर ने साफ कहा है कि सिया किंग्यू उनके लिए बेहद जरूरी है। इस मिशन को हल्के में मत लो। हमें उसे जिंदा पकड़ना है और उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर सिया किंग्यू मर गई तो हमारे सर भी कट जाएंगे। हा 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 हा। ग्रीन कपड़े वाला आदमी जोर से हंसता है। वो कहता है, जब एक शेर भेड़ियों का शिकार करता है तब थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन जब एक शेर भेड़ों के झुंड में घुस जाए तो क्या कोई सेटबैक हो सकता है? हम उनके एल्डर्स को मारना शुरू करेंगे। सिया किंग्यू खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और अगर वो काम ना किया तो सबको बेहोश करके ले जाएंगे। 3000 खूबसूरत लड़कियां, यंग मास्टर उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। पर्पल कपड़े वाला बुजुर्ग आदमी ग्रुप को ऑर्डर देता है, अपनी पहचान छिपा लो, यह यंग मास्टर का ऑर्डर है। सबने प्रोफाउंड एनर्जी से अपने चेहरे ढक लिए। ग्रीन कपड़े वाला आदमी ने भी वैसा ही किया और नफरत से बोला, उम्मीद है ये फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड हमें थोड़ा सरप्राइज देगा, वरना यह सफर बहुत बोरिंग हो जाएगा। उसके बोलने से पहले ही वो 20 लोग हवा में उड़े और तेजी से फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की दिशा में बर्फ के समुद्र में गायब हो गए। एक कान फाड़ देने वाली टूटने की आवाज हवा में गूंजी जो लगभग पूरे हेवनली सोर्ड विला तक फैल गई। तलवार की प्रैक्टिस कर रहे सभी हेवनली सोर्ड डिसाइपल्स
और यहां तक कि कुछ एल्डर्स ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो उस अजीब सी बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी रूह तक में उतर रही थी, और हैरानी से उस आवाज के सोर्स की तरफ देखने लगे। हेवनली सोर्ड एंसेस्ट्रल हॉल, विला का सबसे पवित्र स्थान। तेज कदमों की आवाज के बाद एंसेस्ट्रल हॉल के बड़े दरवाजे धकेले गए और लिंग युएफेंग अंदर दाखिल हुआ। एक नजर में ही उसने लिंग तियानी को देख लिया, जो साफ तौर पर अपने सेक्लूजन में थे, पर अब हॉल के राइट साइड में रखे एक जेड प्लेटफॉर्म के पास खड़े थे। लिंग तियानी ने बिना मुड़े कहा, युएफेंग, तुम आ गए। वो चुपचाप सामने जेड प्लेटफॉर्म को घूर रहे थे। लिंग युएफेंग ने आगे बढ़ते हुए पूछा, फादर, क्या हुआ है? वो अजीब सी गूंज नॉर्मल नहीं थी और उसका सोर्स यही था। जब उसने अपने फादर को, जो 1 साल से सिक्लूजन में थे, यहां देखा तो वो समझ गया कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। जैसे ही उसकी नजर उस जेड प्लेटफॉर्म पर पड़ी जिसे लिंग तियानी देख रहे थे, उसकी यादों में इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा 1 फुट लंबा, साफ, आइसी ब्लू जेड का मोती रखा रहता था। उस मोती से कोई ऑरा नहीं निकलता था, बस रात के वक्त हल्की आइसी ब्लू रोशनी निकलती थी। उसे पता था इसका नाम ज्यूल ऑफ आइसी सॉन्ग है, जो उनके सेक्ट के फाउंडर को 1000 साल पहले फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की फाउंडर मू बिंगयुन ने गिफ्ट किया था। लेकिन अब वो ज्यूल ऑफ आइसी सॉन्ग वहां नहीं था। उसकी जगह पर प्लेटफॉर्म पर आइस क्रिस्टल्स जैसे बिखरे हुए टुकड़ों का लिंग युएफेंग ने पूछा, अभी की आवाज क्या इस ज्यूल ऑफ आइसी सॉन्ग के टूटने से हुई थी? अगर सिर्फ एक जेड मोती टूटता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लिंग तियानी का अपने कल्टीवेशन सेक्लूजन से बाहर आना और उनके चेहरे पर गंभीर भाव बताते थे कि मामला इतना सीधा नहीं है। लिंग तियानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पर कुछ हुआ है, एक ऐसी मुसीबत जो उनके पूरे सेक्ट को तबाह कर सकती है। क्या? लिंग युएफेंग की आंखें हैरत से फैल गईं। लिंग तियानी ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि यह जूल एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक वार्निंग था। मू बिंगयुन ने उनके फाउंडर से कहा था, 1000 साल बाद फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड एक बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। जिस पल यह ज्यूल ऑफ आइसी सॉन्ग टूटेगा, वही पल उस मुसीबत के आने का होगा। उन्होंने उम्मीद की थी कि उस दिन हेवनली सोर्ड विला मदद का हाथ बढ़ाएगा। लिंग तियानी ने आगे बताया, ये ज्यूल ऑफ आइसी सॉन्ग फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के आखिरी फॉरबिडन प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन स्नो गॉडेस वेल से जुड़ा हुआ है। जब ये मोती टूटता है, इसका मतलब है कि स्नो गॉडेस वेल एक्टिवेट हो चुका है। अगले 7 दिनों तक फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड उसके प्रोटेक्शन में रहेगा। लिंग युएफेंग का चेहरा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, 7 दिन। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को ऐसी मुसीबत में डालने वाला दुश्मन जरूर कोई ओवरलॉर्ड क्लास का होगा। अगर हम यहां से मदद भेजते भी हैं तो वहां पहुंचने में ही कई दिन लग जाएंगे। हम टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? लिंग तियानी ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, अगर तुम्हारी बात सच होती तो मैं इतना परेशान क्यों होता? थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो युएफेंग की तरफ मुड़े और बोले, युएफेंग, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। अगले 7 दिनों तक फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब स्नो गॉडेस वेल एक्टिवेट हो जाता है तो इस दुनिया में कोई उसे तोड़ नहीं सकता। यहां तक कि अगर 4 सेक्रेड ग्राउंड्स, एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी, सुप्रीम ओशन पैलेस, सन मून डिवाइन हॉल और माइटी हेवनली सोर्ड रीजन मिलकर भी कोशिश करें, तब भी वो इसे नहीं तोड़ सकते। क्या? लिंग युएफेंग बुरी तरह से चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? फ्रोजन क्लाउड एंसेस्टर सिर्फ एक हाई लेवल थ्रोन थी, उनके पास ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है? लिंग तियानी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में अनजाने में ही एक प्रशंसा का भाव था। गलत। फ्रोजन क्लाउड एंसेस्टर मू बिंगयुन की ताकत तुम्हारी या इस दुनिया में किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा थी। लिंग युएफेंग खामोश हो गया। लिंग तियानी ने राज खोलना शुरू किया। 1000 साल पहले जब हमारे हेवनली सोर्ड एंसेस्टर ने ब्लू विंड के सभी एक्सपर्ट्स को हराया था, उनका सामना मू बिंगयुन से हुआ। दुनिया जानती है कि वो एक लंबी लड़ाई के बाद हारे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि मू बिंगयुन ने उन्हें एक ही मूव में हरा दिया था। लिंग युएफेंग की आंखें इस झटके से सिकुड़ गईं। स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस को हमेशा से यह नाम नहीं मिला था। 1000 साल पहले उस जगह पर 7 दिन और 7 रात तक एक भयानक बर्फ का तूफान आया था, और उसके बाद से वो जगह हमेशा के लिए बर्फ में जम गई। और वो तूफान मू बिंगयुन ने लाया था। लिंग युएफेंग के होश उड़ गए। मू बिंगयुन की असली ताकत समझ से परे थी। लिंग तियानी ने आगे कहा, उसने हमारे एंसेस्टर से यह राज्य रखने की कसम ली थी, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में नहीं आना चाहती थी। उसका बनाया हुआ फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट इतना सुपीरियर था कि वो हमारे हेवंस माइट सोर्ड आर्ट से कहीं बेहतर था, सेक्रेड ग्राउंड्स के कोर प्रोफाउंड आर्ट्स के बराबर। और जब उसके डिसाइपल्स वो आर्ट नहीं सीख पाए
तो उसने सिर्फ 7 दिनों में उनके लिए फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स बना दिया। लिंग युएफेंग ने एक और सवाल पूछा, अगर वो इतनी ताकतवर थीं तो उनकी लाइफ इतनी छोटी क्यों थी? लिंग तियानी ने बताया कि उनकी मौत भी एक रहस्य थी। उनका शरीर कभी नहीं मिला, बस वो फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में एक आइसी मिस्ट में बदलकर गायब हो गईं। इसलिए उनके एंसेस्टर को हमेशा शक रहा कि वो शायद कभी मरी ही नहीं। लेकिन 1000 साल बीत गए हैं, लिंग तियानी ने कहा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये जूल ऑफ आइसी सॉन्ग इस बात का सबूत है कि उन्हें पता था कि वो एसगार्ड की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लिंग तियानी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब जब ब्लू विंड खत्म होने की कगार पर है, तभी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पर यह मुसीबत आई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या हम अपने दरवाजे बंद रखें और अपने 1000 साल के फाउंडेशन को बचाएं, या अपने एंसेस्टर का वादा निभाएं और मदद के लिए हाथ बढ़ाएं? पहले ऑप्शन में हम अपनी इज्जत और न्याय खो देंगे। दूसरे में हम अपनी इज्जत बचाएंगे, लेकिन शायद अपने सर पर एक बड़ी मुसीबत ले लेंगे। युएफेंग, हेवनली सोर्ड विला के विला मास्टर के तौर पर अब आगे क्या करना है, यह फैसला तुम्हारा है। लिंग युएफेंग खुद पर हंसते हुए बोला, इज्जत और इंसाफ? ब्लू विंड नेशन के हर नागरिक की नजर में हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली हमसे हद से ज्यादा नफरत करती है। हम किस इज्जत की बात कर रहे हैं? उसे एम्प्रेस कांग युए के लेटर से मिली नफरत अभी भी चुभ रही थी। एक संदेश जो उसने तब लिखा था जब विल्ला ने उसकी मदद की पुकार को 9 बार इग्नोर कर दिया था। उसने तब विल्ला की सुरक्षा को उसकी इज्जत से ऊपर चुना था, और यह याद उसके दिल को दर्द से भर देती थी। लिंग तियानी ने शांति से पूछा, तो तुम्हारा फैसला अनजान बने रहने का है? लिंग युएफेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने समझाया कि जो कोई भी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को घेर सकता है, वो बेहद शक्तिशाली होगा। विला मास्टर होने के नाते वो अपने हजारों डिसाइपल्स की जान दूसरों के लिए खतरे में नहीं डाल सकता था। मैं पहले ही इंपीरियल फैमिली की मदद ना करके अपने पूर्वजों का आदेश तोड़ चुका हूं। मैं ये दोबारा कर सकता हूं। तभी दरवाजे खुले और शुआन युआन युफेंग अंदर आई। उसने लिंग तियानी को झुककर प्रणाम किया और बताया, फादर, हस्बैंड, मुझे अभी एल्डर लिंकुन से 50,000 किलोमीटर का साउंड ट्रांसमिशन मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमें फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से मदद के लिए कोई संदेश मिलता है तो हमें उसे पूरी तरह से इग्नोर करना है। लिंग युएफेंग ने पूछा, क्या एल्डर लिंकुन जानते हैं कि उन पर हमला कौन कर रहा है? शुआन युआन युफेंग ने हाथ से एक सरल इशारा किया। उसे देखते ही लिंग युएफेंग का चेहरा तुरंत बदल गया, और यहां तक कि लिंग तियानी का शरीर भी एक पल के लिए सख्त हो गया। यह क्या हो रहा है? लिंग युएफेंग ने हैरानी से पूछा। उन लोगों का फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से क्या लेना देना है? शुआन युआन युफेंग ने गंभीरता से कहा, एल्डर लिंकुन ने बताया है कि यह उनके यंग मास्टर का पर्सनल ऑर्डर है। अगर हमने दखल दिया, आप उस यंग मास्टर का गुस्सा जानते हैं, तब तो मेरे फादर भी हेवनली सोर्ड विला को नहीं बचा पाएंगे। उसकी आंखों में छिपी खुशी और जलन की एक झलक दिखाई दी जब वो फुसफुसाई, वो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड चुड़ैलों से भरा है। अच्छा है अगर वो इस धरती से मिट जाए। लिंग युएफेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने जूल ऑफ आइसी सॉन्ग के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और आह भरते हुए कहा, फादर, हम इस मामले को ऐसे मानेंगे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। लिंग तियानी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पर्पल साउंड ट्रांसमिशन जेट था जो निशानों से भरा हुआ था। वो बिना देखे जानता था कि यह फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से मदद की गुहार थी। क्रैक की आवाज हुई। वो जेड उसके हाथ में तुरंत टूट गया। बिना एक शब्द कहे वो हवा के झोंके की तरह गायब हो गया, उन दोनों को पीछे छोड़कर। ब्लू विंड के एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस पर एक विशाल आइस ब्लू बैरियर ने पूरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को घेर रखा था। उसके बाहर 12 लोग खड़े थे। उनका लीडर, हरे कपड़ों में एक आदमी, ने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठी की और बैरियर पर अपनी हथेली से वार किया। हवा में खून फैल गया। हरे कपड़ों वाले आदमी ने अपना कांपता हुआ हाथ खोला। उसके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की खाल फट गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह क्या है? भला एक मामूली फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के पास इतना शक्तिशाली प्रोटेक्टिव बैरियर कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। काले कपड़े वाले एक आदमी ने पूछा, पवेलियन मास्टर, क्या हमें किसी एल्डर को बुलाना चाहिए? ग्रीन कपड़े वाला आदमी दहाड़ा, अपना मुंह बंद रखो। इतनी दूर आने के बाद अगर मैं मदद के लिए बुलाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर उसने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, मुझे लगा था कि यह एक बोरिंग मिशन होगा, लेकिन इस फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने हमें एक बड़ा सरप्राइज दिया है। यहां 3 थ्रोन्स होने चाहिए थे, लेकिन पता चला कि यहां 9 हैं। और जो सिया किंग्यू यंग मास्टर को चाहिए वो एक हाफ स्टेप ओवरलॉर्ड है। और अब यह प्रोटेक्टिव बैरियर, उसने घोषणा की,
मैंने अपना इरादा बदल दिया है। बैरियर गिरने के बाद सिया किंगयू को छोड़कर बाकी सारी औरतें मरेंगी। वो ग्रुप इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनसे 3000 किलोमीटर ऊपर एक जोड़ी साफ कोल्ड आंखें उन्हें चुपचाप देख रही थीं। एक औरत जो एक परी की तरह खूबसूरत और अलौकिक थी, बादलों और धुंध में लिपटी हुई थी। उसके पास नीले कपड़े में एक लड़की ने डरते हुए पूछा, मास्टर, क्या आप एक्शन लेने वाली हैं? सफेद कपड़ों वाली औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जवाब दिया कि जब उसने ये जगह छोड़ी थी तो उसने सारे रिश्ते तोड़ने की कसम खाई थी। पता चला कि वो मू बिंग्युन थी, जिसने अपनी याददाश्त खोने के बाद फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड बनाया था और वो स्नो सॉन्ग रेल्म नाम की जगह से आई थी। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। इसका अंत देखने से मेरा बचा हुआ सारा कार्मा खत्म हो जाएगा। अचानक उसने ऊपर देखा। हमें वापस जाना होगा। लॉर्ड रेल्म किंग ने हमारी मौजूदगी को महसूस कर लिया है। लड़की ने पूछा, मास्टर, क्या हम सच में ऐसे ही जा रहे हैं? आप तो बस अपनी उंगली उठाकर इन सब बुरे लोगों को गायब कर सकती हैं। सफेद कपड़ों वाली औरत ने सिर हिलाया। ये उनकी किस्मत है। एक बड़ी आफत आने वाली है। मैं और मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। जब वो जाने के लिए मुड़ी तो उसकी डिसाइपल ने उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में पूछा जो उसने पीछे छोड़ दिया था। वो औरत एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, शायद इसका इस्तेमाल जल्द ही होगा। इसकी मंजिल किस्मत पर निर्भर करेगी। मैं भी इसका फैसला नहीं कर सकती। वापस सीन शिफ्ट होता है। इल्यूजोरी डीमन रेल्म के सी ऑफ डेथ में गर्माहट भरी एनर्जी की धारा लगातार युनचे के शरीर में आ रही थी। 100 रिफाइनमेंट साइकिल्स के बाद उसकी नसों में प्रोफाउंड एनर्जी 3 गुना हो गई थी। अब वो जब चाहे एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता था। उसे धीरे धीरे होश आया और उसे ऐसा लगा जैसे सिर्फ 6 से 8 घंटे ही बीते हों। जैसे ही वो जागा, जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तो तुम आखिरकार जाग ही गए। मुझे लगा तुम इस सपने से कभी जागना ही नहीं चाहते। युनचे ने पूछा, कितने घंटे हो गए? जैस्मिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम इस सी ऑफ डेथ में पूरे 1 महीने से हो। क्या? युनचे की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चिल्लाया, 1 महीना? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।